नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था। उस पर एक वीडियो बनाना आवश्यक था। अस्वस्थता के कारण वो कल नहीं बन सका। भारत के इतिहास में विश्व में दूसरा लोकतांत्रिक देश है। क्षेत्रफल में भारत का संख्या विश्व में 7वां है। अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में प्रथम लोकतांत्रिक देश हुआ। बहुत विशाल इसकी सांस्कृतिक धरोहर। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सनातन संस्कृति। पता नहीं कब कब इस देश में लोकतंत्र का उदय हुआ और समय समय पर अस्त भी हुआ होगा। जैसे प्रत्येक समय में हर सभ्यता का उदय होता है और कालखंड के हिसाब से उसका अस्त भी होता है। ऐसे वर्तमान में हम लोग लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली में बिहार में है, इसको लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। खैर, हम उस पर आवे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद और फिर मनमोहन सिंह के कालखंड को देखें जो 2 टर्म रहे, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यकाल बहुत लंबा रहा। 2 कार्यकाल इन्होंने लगभग सफलतापूर्वक पूरा करने के निकट हैं। इसलिए भी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, यह भारत में अगर लोकतंत्र नहीं होता तो यह भी प्रधानमंत्री नहीं होते। सबों ने अपने अपने अलग अलग गुणों के कारण, यह बात कई बार मनमोहन सिंह के संदर्भ में भी आता है। पाकिस्तान में जन्मा हुआ व्यक्ति जिसको राजनीति से बहुत मतलब नहीं रहा, लेकिन भारत में वह प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल अल्पसंख्यक होने के बाद भी बन गया। प्रधानमंत्री का कल 17 सितंबर जन्म दिवस था। इनका जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 17 सितंबर 1950 को माता हीराबेन मोदी एवं पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर एक गरीब परिवार में हुआ था। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि इनके पिताजी बाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और इनकी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजने की काम किया करती थी। स्पष्ट है कि इनकी गरीबी का आकलन इससे लगाया जा सकता है। और परिवार भी इनका कोई कम नहीं था। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमनाथ मोदी, दूसरे थे अमृत भाई मोदी, तीसरे थे नरेंद्र मोदी, चौथे प्रहलाद मोदी, छठे पंकज मोदी और बहन बसंती हसमुख लाल मोदी। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 6 भाई बहन थे। अब मोदी को कई प्रकार से याद किया जाता है। कोई कहता है कि छात्र जीवन इनका अच्छा था, बाल्यकाल बहुत ही चंचल था, अनेक कार्यों में भाग लेने में रुचि रखते थे। जो भी हो, उसका कोई बहुत स्पष्ट स्रोत नहीं है। लेकिन इनकी शादी जब ये मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय
1968 में जसोदाबेन के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई। और संयोग ऐसा रहा, उसी समय ये घर छोड़कर कहीं चले गए। फिर इनकी पत्नी जसोदाबेन भी इनके घर से अपने घर वापस आ गई। बाद में ये वापस आए, तब तक संभवतः इनके पिता का देहावसान हो चुका था। और 1961 में ये इनामदार साहब, जो वकील साहब थे, आरएसएस के प्रांत प्रचारक थे, उनके संपर्क में आके अहमदाबाद कार्यालय में रहने लगे और वो इनामदार साहब का भोजन वगैरह बनाने का काम इन्होंने आरएसएस कार्यालय में रहकर किया और उनके संगति से इनकी काफ़ी उत्थान हुआ। बाद में भाजपा में इनका प्रवेश 1987 में हो गया। फिर 88 में इनको प्रदेश का संगठन महामंत्री भाजपा में बना दिया गया। इसके बाद केशुभाई की सरकार सत्ता में आ गई और उसी समय 25 दिसंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर का रथ यात्रा आरंभ किया गया, जिसका इनको गुजरात का दायित्व दिया गया। और ये आडवाणी जी के साथ सोमनाथ मंदिर से लेकर मुंबई तक साथ थे। इस प्रकार इनका लगातार राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ बनता गया और 1991 में इन्होंने जोशी जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के अध्यक्षीय कार्यकाल में इन्होंने राष्ट्रीय दौरा किया और अंत में जम्मू कश्मीर आकर लाल चौक पर झंडोत्तोलन करने का काम इन्होंने किया। वह भी एक ऐतिहासिक दिन इनके लिए है। समय और कालखंड बढ़ता गया, फिर इनको केंद्र के राजनीति में ले आया गया, राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया संगठन में। फिर 58 में कुशाभाऊ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब इनको राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना के दिया गया। इनका संबंध अपने शीर्ष नेताओं से बड़ा ही मधुर रहता था। यह बहुत ही शोध का विषय है कि किस प्रकार अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ इनका मधुर संबंध रहता था। और अगर इसे अलग अलग ढंग से हम देखें तो फिर आरएसएस से भाजपा में आना, फिर भाजपा में आके मजबूती से भाजपा में पकड़ बना लेना, जबकि गुजरात में बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ उस समय गुजरात के राजनीति में थे। शंकर सिंह बघेला का नाम हुआ करता था, सुरेश भाई मेहता थे, कैलाश जोशी जैसे नेता हुआ करते थे, केशुभाई पटेल थे। सबों के साथ इनको कार्य करने का अवसर लगा और समय के साथ सबों से दूरियां भी बनती गई। फिर ये केंद्र के राजनीति में जब आ गए, फिर इनको अवसर ही दिया गया कि जब भुज में गुजरात में भूकंप आ गया तो केंद्र से कहा गया कि आप वहाँ जाके संभालें और उप मुख्यमंत्री बन गए। इनका दृढ़ संकल्प देखिए, इन्होंने उसको नकार दिया, कहा नहीं, जब बनेंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे। वैसी परिस्थिति में बाद में जब ये एक पत्रकार के श्राद्ध कर्म में गए हुए थे, राजेश पायलट के एक्सीडेंट, तो पत्रकार के श्राद्ध कर्म में गए हुए थे, तो वहाँ इनको फ़ोन आया वाजपेयी जी का कि कहाँ हो, और इन्होंने बताया कि हम मुंबई में भी हैं।
तो फिर इस प्रकार से वापस आए और इनको कहा गया कि तुम अब जाके वहाँ मुख्यमंत्री के दायित्व को संभालो। लेकिन केशव भाऊ इसके लिए तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि भाजपा के 5 वरिष्ठ नेता जाके उनको समझाए कि आपको हर प्रकार का सम्मान दिया जाएगा, आप पद छोड़ दें, और अभी ज़रूरत यह है आगामी इलेक्शन के लिए कि एक युवा व्यक्ति पद को संभाले ताकि एक दूसरे प्रकार का छवि बन सके। अब बाद में वो समझ गए और फिर नरेंद्र भाई मोदी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सिग्नल दे दिया। अंततः नरेंद्र भाई मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और फिर प्रथम बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उससे पहले विधायक भी नहीं हुआ करते थे। राजकोट से 24 फरवरी 2002 को 14,728 मतों से ये विजय रहे। यह इनका प्रथम चुनावी गणित था। अभी 3 दिन विजय हुआ ही था कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन में सवार 59 हिंदू यात्रियों को जलाकर मारने की बात आ गई, जिससे गुजरात में अभूतपूर्व दंगा भड़क गया और जिसका अभी तक गंभीरता से चर्चा होता रहा है। वो ऐतिहासिक दंगा रहा है और फिर इन्होंने कभी मुड़ कर नहीं देखा। और इस प्रकार से इन्होंने इसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ दिसंबर 2002 में, उसमें 182 विधानसभा सीट में 127 सीट जीतने का काम किया। और फिर 2007 में फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 182 सीट में 117 सीट जीतकर फिर पुनः मुख्यमंत्री बने। और फिर जब 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ 182 में 115 सीट जीतकर ये एक प्रकार से चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अब इनका ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पर आ गया था। सभी प्रकार के लोगों ने इनको कहना आरंभ कर दिया था कि अब आपको राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना चाहिए। और भाजपा ने भी यह निर्णय लिया कि अब नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय क्षितिज पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को जब बार बार मौका दिया जा रहा था तो 2009 में भी उनसे नैया पार नहीं लग सकी भाजपा का। तब भाजपा ने निर्णय लिया और 2013 में जब जून में गोवा में अधिवेशन हुआ तो नरेंद्र भाई मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह बहुत बड़ी घटना थी और उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। इस प्रकार से और फिर राजनाथ सिंह ने 13 सितंबर 2013 को इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया और भाजपा में एक प्रकार सा लहर सा दौड़ गया। देश में आशा का किरण जगा कि एक गुजरात का जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, जिसके बारे में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है और इस प्रकार से इसका ब्रांडिंग भी बहुत हुआ, अनेक प्रकार के स्लोगन गढ़े गए। और फिर ये मई 2014 में जो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश के बनारस से और फिर गुजरात से, और दोनों जगह से इन्होंने अपना जीत हासिल किया। बनारस के सीट पर बने रहे और गुजरात के सीट में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर पुनः 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी वहां से बहुत से वोट से जीत के आए। बनारस में इन्होंने अपना एक प्रकार से खूंटा गाड़ दिया और यह भारत का लोकतंत्र का जीत है कि सभी लोग नरेंद्र मोदी से असहमत हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी से नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार यह व्यक्ति ने दूरी तय किया देश का, इतनी ऊंचाई पर एक गरीब घर में जन्म लेने वाला लड़का पहुंचता है और अपना पूरे विश्व में एक प्रकार से झंडा गाड़ देता है, यह बिरले ही देखने को मिलता है। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जिसके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति भारत के लोकतंत्र को संबल प्रदान करता है, गरीब घर के लड़का को इतना बड़ा पद मिलता है और देश को में इसको यशस्विता के साथ संचालन करता है। अभी अभी G20 हुआ, विश्व के कई देश भाग लिए, बड़ी यशस्विता हुई और विश्व के
बिरले ऐसे देश हैं जहाँ के नरेंद्र मोदी की डंका अभी नहीं बज रही होगी। यह नरेंद्र मोदी की उपलब्धि सिर्फ नहीं है, भारत की भी उपलब्धि है। जब वैसी परिस्थिति में जबकि भारत में विपक्षी दल लगभग धराशायी हो चुका है, वो इस प्रकार से विपक्षी दल का भी दायित्व तो ये भी अगर कहा जाए एक प्रकार से तो नरेंद्र मोदी को ही वहन करना पड़ रहा है। इस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी का चाणक्य जैसा दिमाग, बाजीराव जैसा हौसला एवं जेम्स बॉन्ड जैसा शख्सियत, यह नरेंद्र भाई का जादू है जो न परियों के लोक से आई कहानी का नाम है और न कल्पना के पगडंडियों को भरती अक्षर सी दास्तां। यह संघर्ष भरी भट्टी में तप कर निकले शख्सियत की बुलंदी है जिसे मुट्ठी में कैद कर लिया है। यह नरेंद्र भाई ये है जो भारतीय राजनीति में सबसे आज महानायक के रूप में जाने जाने लगे हैं और इस प्रकार से उन्होंने अपना खूंटा समस्त विश्व में गाड़ दिया है और भारत का मस्तक ऊंचा किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।